ਕਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁੱਤਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ उस नूं वो भुल के हुण एक नवा रिलेशनशिप कायम करना चाहता है। तो फिर हिंदुस्तान के लिए बड़ा अहम हो गया कि अफगानिस्तान से फिर से इस तरह की जो है इन्फिल्ट्रेशन ना हो। अब इसी को सिक्योर करने के लिए ये किया गया है, क्योंकि आप देखिए कि अफगानी फॉरेन मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान में, लैंड करते हैं, उसी दिन पाकिस्तान का हमला हो जाता है काबुल में, क्योंकि भारत को भी दिया जा रहा है और भारत ने बुला करके पाकिस्तान को भी दिया है, चाइनीज को भी दिया है, अमेरिका को भी दिया है। देखिए अमेरिका हालांकि हट गया है, हिंदुस्तान ने यह जरूर ऐलान किया है कि इंडिया का जो एम्बेसी है काबुल में उसको दोबारा बहाल किया जाएगा। आप देखिए कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद अमेरिका का जो प्रेशर बना, उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत का साथ नहीं दिया उस हिसाब से जिस हिसाब से हिंदुस्तान उम्मीद कर रही है। वो तालिबान के लोग हो चाहे नॉन तालिबान हो, हर एक को पाकिस्तान के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि इंडिया के केस में नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ मेजर एडवांटेज हरप्रीत जी। या इसका असर टेररिज्म में हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान 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 में भी एक सिविल वॉर अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि वहां पे उनका वो खत्म नहीं हुआ है। अफगानिस्तान से ट्रेन होके पाकिस्तान के ज़रिए ये लोग कश्मीर में आते थे, तो ये जो अब हाथ जोड़े जा रहे हैं, साथ में मिलाए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब कश्मीर के अंदर जो वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस था वो कम होगा, और ख़ास तौर के ऊपर जो साउथ एशिया में हमने टेररिज्म देखी, साउथ ईस्ट एशिया में, उसको कुछ झटका लगेगा? द हरप्रीत सिंह शो ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁੱਤਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮਨੀ ਮੁਗਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਆਥਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। स्वागत करते हैं उन्होंने तो गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। मनी जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी, एक बार फिर से अपने शो पर मौका देने के लिए। थैंक यू। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण एक स्टेप है जो भारत ने लिया है कि तालिबान के मंत्री जो हैं इस समय सरकारी मेहमान बने पड़े हैं और उनको बहुत सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ये क्या मैसेज वर्ल्ड को जाता है? देखिए, सबसे पहला मैसेज तो अपने इमीडिएट नेबरहुड में जाता है कि हिंदुस्तान एक बार फिर से एक प्लेयर बनना चाहता है अफगानिस्तान में। वो ना कि सिर्फ एज एन ऑब्जर्वर रहना चाहता है, बल्कि उस पूरे इलाके की जो राजनीति है, जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें एक अहम प्लेयर होना चाहता है। वो चाहता है कि वो रिशेप करे कुछ हद तक वहां की सियासत को, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए स्टेक्स बड़े हाई हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने बहुत इन्वेस्ट किया। मोदी साहब से पहले जो सरकारें थी उनने भी, और मोदी साहब के दौर में भी 2021 में जैसे तालिबान आता है उससे पहले तक हिंदुस्तान ने काफी कुछ इन्वेस्ट किया, वो माली तौर पे और सियासी तौर पे भी। अब क्योंकि 2021 में तालिबान आ गए और उसके बाद हिंदुस्तान एकदम से उसको छटक गिरा गया वहां से, जैसे एकदम निकाल फेंका गया कंप्लीटली। वो भारत के हित में तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इतना इन्वेस्ट किया आपने, उसका अगर रिटर्न्स कुछ नहीं आता है तो फिर ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा ये हरप्रीत जी कि एक काउंटर टेररिज्म के हवाले से अगर हम देखें तो अफगानिस्तान एक बहुत अहम कड़ी है हिंदुस्तान का जो फाइट अगेंस्ट टेरर है उसमें, क्योंकि आमतौर पे आप देखिए, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। सोवियत यूनियन का जब हमला होता है अफगानिस्तान में 79 में, उसके बाद वो लगभग 10 साल 88 में आखिर में वो विड्रॉ होता है यूएसएसआर का, और 89 फरवरी तक आप देखिए लास्ट सोवियत यूनिट्स जो है पुल आउट कर जाते हैं। उसके इमीडिएटली क्या होता है
89 में कश्मीर में दहशतगर्दी शुरू हो जाता है। जी। ये जो मुजाहिदीन थे, जो वहां इनके खिलाफ लड़ रहे थे, अब एकदम से सोवियत पावर हट गया तो फिर दे हैड टू बी यूटिलाइज समवेयर। वो पूरा फोर्स जो है वो इंडिया में आकर के कश्मीर में वो हमला करने लग जाता है। ये जी। ताजिक, कुर्दिश, उज़्बेक फाइटर्स जितने भी थे, ये सारे के सारे पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स के साथ मिलकर के ये आ जाते हैं। शुरू का जो आप कहते हैं पॉइंट ऑफ द स्पेयर, वो वही अफगान मिलिटेंट्स ही थे। तो हिंदुस्तान ने ये बहुत खराब दौर देखा है। अब क्योंकि उसने 2019 के बाद कश्मीर पर आप कह सकते हैं कि 370 हटा दिया और उसको मर्ज करवा दिया फॉर्मली इंडियन यूनियन में, तो फिर हिंदुस्तान के लिए बड़ा अहम हो गया कि अफगानिस्तान से फिर से इस तरह की जो है इन्फिल्ट्रेशन ना हो। हम्म। अब इसी को सिक्योर करने के लिए ये किया गया है, क्योंकि आप देखिए कि अफगानी फॉरेन मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान में, लैंड करते हैं, उसी दिन पाकिस्तान का हमला हो जाता है काबुल में। राइट। ये एक मैसेज है, क्योंकि भारत को भी दिया जा रहा है और भारत ने बुला करके पाकिस्तान को भी दिया है, चाइनीज को भी दिया है, अमेरिका को भी दिया है। देखिए अमेरिका हालांकि हट गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी 2 हफ्ते पहले क्या मांग की थी कि हमें बडगाम का एयरबेस चाहिए। तो अमेरिका हालांकि हट गया, लेकिन पूरी तरह से वो हटना नहीं चाहता है, वो साउथ एशिया में एक प्लेयर बने रहना चाहता है। दूसरा बड़ा पावर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उसी इलाके से होकर के गुजर रहा है। राइट। चाइनीज ने कोशिश की मीडिएट करने की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप को। हिंदुस्तान को ये बहुत बड़ा खतरा था कि वो कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा, वो ये होने नहीं देना चाहता है, इसीलिए पहल की गई है। और मेरे ख्याल से ये एक हिंदुस्तान के आप जियोपॉलिटिकल स्पेस में एक बहुत अहम एक कड़ी है। ये दुनिया भर को मैसेज किया है। बट जो डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कुछ महीनों के रवैये से जो हिंदुस्तान को एक झटका लगा जी। कि वो अब अमेरिका का लेफ्टिनेंट जो वो बनने की कोशिश कर रहा था एशिया में, वो हो नहीं पाएगा, इसीलिए वो रियलाइन करने की कोशिश कर रहा है। रूस ने तालिबान को नॉर्मलाइज करने के लिए कोशिशें की हैं। अब हिंदुस्तान अगर ये पहल कर रहा है तो ये रूस के भी हक में है और वो भी चाहता है कि इंडिया के साथ एक अलायंस अच्छे से बना रहे। सो एक आई थिंक ये मैसेज सबको जाता है हरप्रीत जी। सो बेसिकली जो सारे आपने फैक्टर्स काउंट किए हैं, ये कारण हुआ कि अब फॉर्मल एंगेजमेंट जो है टॉक्स की शुरू हो गई अफ़गानिस्तान के साथ। इससे पहले 2021-2025 में हम पहुंच गए हैं। 4 साल का जो पीरियड था, इसके अंदर हमने देखा मिस्टर मोदी और इनके लेफ्टिनेंट्स जो थे ऊंची नारों के अंदर ये आवाज़ें दे रहे थे, कोई गुड टेररिज्म नहीं होता, बैड टेररिज्म नहीं होता, टेररिज्म इज़ टेररिज्म, इंसानियत के खिलाफ ये जंग है और हम कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और उसको देख के भारत ने ये स्टेप लिया, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल। और इसको हमें याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान ने अभी भी कहा है कि दिस इज ए फंक्शनल एंगेजमेंट। राइट। अब ये जो लैंग्वेज है, ये वोकैबुलरी है, ये दरअसल वेस्ट से लिया है भारत ने, कि हम एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, मुद्दों पर हम जो है सिफारती ताल्लुकात रखेंगे इनके साथ, जी। लेकिन फॉर्मलाइज्ड एक फुल ब्लोन रिलेशनशिप ये नहीं होगा, ये मुद्दों पर होगा। इसलिए अब तालिबान रजीम को भी थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा उस पर, और बनता है। हमने देखा अभी, जैसे देखिए कितना बड़ा एक एपिसोड हो गया कि तालिबान ने अपने एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, आमिर खान मुत्तकी ने, और हिंदुस्तान की वुमेन जर्नलिस्ट को जाने की या इजाजत नहीं दी गई। बिल्कुल। उसके बाद जो जी। प्रेशर बना, जिस तरह से इनकी बड़ी रुसवाई हुई और उसके कार्टून्स भी बन गए, उसके बाद प्रेशर पड़ा उन पे। और अब दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुआ है जिसमें औरतों को बुलाया गया है और एकदम सामने के रोज पे इंडियन विमेन जर्नलिस्ट को रखा गया। उन्होंने इसकी सफाई भी पेश की कि भाई हमने तो कोई लिस्ट के बेसिस पे किया था, जानबूझ के औरतों को हटाने के लिए नहीं कहा था। मुझे बहुत ज्यादा यकीन नहीं है इस स्टेटमेंट पर, लेकिन इससे हमें यही समझ में आता है कि इस तरह का प्रेशर, पब्लिक प्रेशर काम आ जाता है। और राइट, आई विल टच दिस इन डिटेल्स अ लिटिल लेटर इन आवर टॉक। तो बेसिकली क्या ये संकेत है कि हम तालिबान गवर्नमेंट जो है उसको इनडायरेक्टली रिकग्नाइज कर रहा है भारत, और चाहे ऑफिशियली नहीं है? ये एक आप कह सकते हैं कि ये उनको दिखाया गया है कि देखिए आप हमारे साथ इस तरह से एंगेज करिए, बदले में हम आपको रिकग्नाइज कर देंगे। हिंदुस्तान ने ये जरूर ऐलान किया है कि इंडिया का जो एम्बेसी है काबुल में, उसको दोबारा बहाल किया जाएगा। अब बहाल करने से भी हरप्रीत जी फॉर्मलाइज रिकग्निशन नहीं होता है।
ये भी हमें याद रखना चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये एक, आप कह सकते हैं, एक तरीका होता है कि आप रफ्ता-रफ्ता जो है उनको आप देंगे, इन लिमिटेड डोजेज़ आप उनको रिकॉग्निशन की तरफ आप लेकर के जाएँगे। हिंदुस्तान पहल नहीं कर सकता है इसमें, क्योंकि वो अभी भी देखना चाह रहा है कि बाकी की दुनिया जो है वो किस तरह से उनके साथ रवैया इख्तियार करती है तालिबान रजीम के साथ। रूस ने अपना मन बनाया हुआ है, वो रिकॉग्नाइज कर देगा। क्या चाइना भी करेगा? अगर चाइना करता है तो हिंदुस्तान को करना पड़ेगा। क्या यूनाइटेड स्टेट्स करेगा? ये सबको देख करके हिंदुस्तान अपना अगला कदम बढ़ाएगा। लेकिन तालिबान रजीम को आप कह सकते हैं कि कैरेट एंड स्टिक जो एक पॉलिसी होता है, यहाँ पे स्टिक नहीं है इंडिया के पास, कैरेट जरूर है। क्योंकि हिंदुस्तान का अगर रिकग्निशन मिलता है तो फिर एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी तालिबान गवर्नमेंट के लिए। और साथ ही साथ जो है, तालिबान को पैसे भी चाहिए हरप्रीत जी, क्योंकि दुनिया भर से उसके पास कोई मदद तो मिल नहीं रही है। जी। तो इतना डिस्क्रेडिटेड वो एक रजीम है जिसने अपने औरतों के साथ, बच्चों के साथ शिक्षा में क्या क्या किया है वो सबको मालूम है। तो आप स्टैट्स को अगर देख लें, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर वो दिखाएंगे कि देखिए हमारा तो इकोनॉमी पाकिस्तान से भी मजबूत है, क्योंकि करेंसी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन वो उतना ट्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लिए, तालिबान रजीम के लिए वो एक जरिया है कि पाकिस्तान को ऑफसेट करने का, पाकिस्तान को थोड़ा सा ऑफ बैलेंस रखने का। अफगानिस्तान भी अपना खेल खेल रहा है, ऐसे ही होता है। इसी तरह से वो ग्रेट गेम खेला गया था माजी में कभी। लेकिन हिंदुस्तान जो है अभी फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जी। वो जरूर दिखाएगा ये उम्मीद तालिबान को कि आने वाले किसी टाइम में अगर आप हमारी शरायत को मानते हैं या फिर हमारे साथ रिलेशनशिप आगे तक लेकर के जाते हैं, कोई टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करेंगे, इंडिया के खिलाफ नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो राइट। फिर हम आगे इसके बारे में बात सोच सकते हैं। अदरवाइज ये फंक्शनल एंगेजमेंट के तौर पे ही रह जाएगा, which would be what? Dialogue without de jure recognition. एंड इंटरेस्टिंगली जो है आपने बात की, इस समय जो हालात बने पड़े हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, जैसे हमला पाकिस्तान ने पहले वहाँ पे किया और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने भी हमला किया 2-3 दिन पहले। सो सिचुएशन बड़ी डायर है। बट इफ़ वी सी फ्रॉम भारत के हम की इंटरेस्ट की अगर हम सोचते हैं तो उसके अंदर ट्रेड है, सिक्योरिटी है या रीजनल इन्फ्लुएंस, आप समझते हैं क्या मेन इन्फ्लुएंसर होगा ये टॉक्स को स्टार्ट करने का? हरप्रीत जी देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अब हमें ये देखना होगा कि हिंदुस्तान के ग्रेट पावर एम्बिशंस हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान ने शायद पिछले 10-12 सालों में खुद को एक अलग किस्म के प्लेयर के तौर पे दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले 2 सालों में जो है उसका ये भ्रम टूट गया है। आप देखिए कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद अमेरिका का जो प्रेशर बना, उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत का साथ नहीं दिया उस हिसाब से जिस हिसाब से हिंदुस्तान उम्मीद कर रही थी। जी। तो अब देखिए उसके इमीडिएट बाद ही सरकार की बड़ी खिल्ली उड़ने लगी कि भाई आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया दूसरे देशों में जाकर के, आपने शोज किए, एनआरआई कम्युनिटी को जो है, डायस्पोरा को, इंडियन डायस्पोरा को आपने एंगेज करने की कोशिश की, इसके बाद भी क्या नतीजा निकला? अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन ओरिजिन लोगों पर वो फंदा कस दिया और फिर वो लोग बोलने लगे अरे हाँ हाँ हम तो अमेरिकन हैं, हमारा हिंदुस्तान के साथ क्या लेना देना है, हाँ वही से आए हैं, लेकिन बट वी आर लॉयल टू आवर ओन कंट्री। तो इससे एक झटका जरूर लगा कि आप जहां पर कोशिश कर रहे थे कि सबके साथ आप अच्छा करके रखेंगे, फिर आपका फायदा किसी के साथ हुआ नहीं। तो अफगानिस्तान जो इतना की इलाका है, इतना की प्लेयर है, पहले 4 साल तो हिंदुस्तान ने गुजारे ये देखने में कि क्या तालिबान रजीम टिक पाएगा। लेकिन अब 4 साल बाद हरप्रीत जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि तालिबान इज हियर टू स्टे फॉर द लॉन्ग हॉल। इसको बर्खास्त करने का अभी किसी के पास कोई पावर नहीं है, ना ही कोई जरिया है। ये छोटे मोटे पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, हो सकता है इंडिया के साथ भी कभी इन फ्यूचर हो जाए, वी डोंट नो दैट फॉर श्योर। लेकिन जब तक कि कोई बड़ा प्लेयर आकर के कंप्लीटली डिस्टेबलाइज करके उनको उखाड़ ना फेंके, वो नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए इंडिया का जो है एक आइसोलेशनिस्ट जो एक उसका पॉलिसी रहा है विद अफगानिस्तान पिछले 4 सालों में, ये नहीं चल पाएगा आगे। भारत इतना वो अलहदा हो गया है पूरी दुनिया से, मतलब उस पूरे एरिया में आप देखिए, साउथ एशिया में भारत अब कहाँ है? चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है, जिस तरह से सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान की उसने मदद की, वो एक बड़ा प्लेयर बन के उभरा है। अमेरिका अभी भी साउथ एशिया में काबिज है, इवन दो फिजिकली वो उतना प्रेजेंट नहीं है। जी। अमेरिका
पाकिस्तान उसका प्रॉक्सी है, उसके जरिए वो कोशिश करता रहेगा। इंडिया कहाँ है? इंडिया कहीं नहीं है। तो आपने जो बनी बनाई जमीन आपने तैयार की थी अफगानिस्तान में, वो भी कंप्लीटली छोड़ दीजिएगा, तो फिर आप पर जो है टेररिज्म का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हम्म। अब अफगानिस्तान को बुला करके एंगेज करके, ये भारत के हित में है, कितना भी कोई मजाक उड़ाए मोदी सरकार का, लेकिन अल्टीमेटली काम तो सही किया है कि आपको, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है, बट आपको बट करना बट ही मनीष होगा जी, जो जो भी वहां भारत पे की है। ट्रेडिशनल पॉलिसी थी कि नो एंगेजमेंट विद टेरर फंडेड रेजीम्स, जहाँ एब्सोल्युटली। टेरर लिंक्ड रेजीम्स, वो तो शिफ्ट हो गई। और जैसे आपने कहा कि अगर हम नेपाल की बात करें, वो भारत के अगेंस्ट है, बांग्लादेश भारत के अगेंस्ट हो गया, श्रीलंका अगेंस्ट हो गया, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो है ही है। तो फिर एक ऑल्टरनेटिव यही था कि हम अगर शायद हमारी जो जो पुरानी सोच है उसको हम छोड़ के एक नया स्टेप लेके इस मुल्क में जाके इसके साथ अपना संबंध बढ़ाएं, तो हमारा शायद रीजनल इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ सकेगा। सो क्या ये मेजर फैक्टर हो सकता है मिस्टर मोदी के दिमाग में कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो पुरानी बातें थी, अब परिस्थितियां जो हैं उसको देखते हुए हम भी अपना स्टैंड चेंज कर लें? और ख़ास तौर के ऊपर जो गवर्नमेंट थी, अर्लियर गवर्नमेंट, अशरफ घनी गवर्नमेंट, जिसको कि भारत बहुत सपोर्ट करता था, तो ये पॉलिसी कहाँ अलाइन करती है फिर? देखिए, अशरफ घनी सरकार तो अब नहीं रही और वो रियलिटी बदल गई है अफगानिस्तान के। हिंदुस्तान को भी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसने कर लिया है, इसीलिए ये जो है एंगेजमेंट हो रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पर। अब देखिए, वो अब माजी में तो जी नहीं सकते। अब मसला ये है हरप्रीत जी कि जो हिंदुस्तान का दाया बाजू है, जो अभी इक़्तिदार में है, मोदी साहब खुद, उनके पार्टी के दीगर लीडरान, वो चाहे योगी आदित्यनाथ साहब हो जाए यूपी के चीफ मिनिस्टर, या कोई और उनके लीडर्स हो जाए, यहाँ तक के छुटभैये लीडर्स भी उस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, वो हर बार तालिबान, मुसलमान, इस तरह की वो बातें करते रहते हैं। योगी जी। आदित्यनाथ साहब ने तो अभी हाल में, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, जब यूपी में वहां के लीडर ने बोल दिया था, मुसलमान लीडर ने, कि भैया एंगेज करिए आप तालिबान के साथ, तब फिर एफआईआर दर्ज करवा दिया उनके खिलाफ। या उसके बाद लंबी तकरीरें भी की कि ऐसा कैसे हो सकता है, तालिबान जिसने औरतों के साथ ये किया, बच्चों के साथ ये किया, आप चाहते हैं कि हम लोग जाकर के उनके साथ एंगेज करें। अब देखिए कल क्या हुआ है, दारुल उलूम देवबंद सेमिनरी में गए हैं आमिर खान हम्म। मुत्तकी साहब, वहां पर यूपी पुलिस ने, जो कि योगी आदित्यनाथ के कमान में है, उसने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। अब ये हाल हो गया है। जी। मतलब इसको कहते हैं ना पाखंड, मतलब वो जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब इस तरह की आपने बातें की, उसके बाद घूम फिर के उन्हीं लोगों के साथ आप जाके डील कर रहे हैं, क्योंकि हरप्रीत जी, हिंदुस्तान की इस सरकार ने अपना पूरा फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी को देख करके किया है अभी तक, जी। कि लोकल कंस्टिट्यूएंसी, इनके जो भक्तजन हैं, इनको खुशी मिलेगी अगर इनके खिलाफ कुछ बोल दिया या फिर इनको गरिया दिया। ऐसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं बनता है। अब इसीलिए इनकी बड़ी रुसवाई हो रही है। इंडिया में लोग मजाक उड़ाए, एक कार्टून मैंने देखा जिसमें लिखा हुआ है, दोनों जो है एक दूसरे के गले मिल रहा है, मोदी साहब और आमिर खान मुत्तकी साहब। उसमें हेडलाइन लिखा हुआ है, तालिबानी सनातनी भाई भाई। हम्म। तो इस तरह का जो मजाक उड़ रहा है इनका, ये होता ही नहीं अगर पहले ही ये सब बयानबाजी नहीं होती। राइट, अल्टीमेटली पर वो एक भगत जन की जो आप बात कर रहे हैं, मीडिया में तो ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन भगत जनों में वो भी अब इसको किसी और नज़रिए से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जब लीडर आगे आके ये बातें करेंगे, तो भगत जन तो ऑफ कोर्स सिर्फ सिर ही हिलाएंगे, वो आगे से दे कांट कम फॉरवर्ड एंड से कि नहीं ये गलत हो रहा है। जी, वो तो है, लेकिन भक्तजनों का देखिए ये बड़ा मसला उनका ये भी है कि वो भी बड़े कंफ्यूज रहने लगे हैं। अभी इससे पहले तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे बोल रहे थे। उसके बाद जाके इंडिया ने एशिया कप खेल दिया, 3-3 मैचेस खेले। उसके बाद जो है वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि बीसीसीआई ने खेल लिया, सरकार ने कुछ नहीं बोला। फिर वो कंफ्यूज हो गए, कुछ उनके सपोर्टर ही बोलने लगे, भाई ये क्या करवा दिया, हम तो जंग लड़के आ गए थे उनके खिलाफ, अब आपने जो है हमसे ये भी करवा दिया, खिलवा दिया गेम, बाकी लोगों का मजाक उड़ाया। अब वही हाल तालिबान के साथ ये हो रहा है। देखिए, मैं समझ सकता हूं ये बात, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए या किसी भी जो है एक प्रोग्रेसिव तबके का कोई भी इंसान हो, वो नहीं चाहेगा कि तालिबान जैसे एक निजाम के साथ आपका कोई रिलेशनशिप बने। लेकिन ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में होता नहीं है। या तो आप में इतनी कुव्वत हो कि आप जाकर के तख्ता पलट कर दें, आप वो कर नहीं सकते। जी। तो आपको तो दूसरा जो नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन है कि आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा ताकि आपके इंटरेस्ट ना हर्ट हो। अब आप देखिए पाकिस्तान के साथ क्या मसला हो रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट हरप्रीत जी। सोवियत अफगान वॉर में
और उसके बाद जो मुजाहिदीन का जो ये हुआ, अमेरिका ने पैसा दिया, लेकिन हथियार और असला और इनफैक्ट फाइटर्स भी पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए, उसी ने इसको खड़ा किया। अब देखिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने क्या किया है, 2024 के फिगर्स उठा करके आप देख लीजिए हरप्रीत जी, पाकिस्तान में 2,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं दहशतगर्दी केसेस राइट। में, जिसका जो है सीधा ब्लेम जाता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर। ये पिछले साल के फिगर्स थे। इस साल पहले 3 क्वार्टर्स में कहा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले भी ज्यादा कैजुअलिटीज हो गए हैं पाकिस्तान में। अब उनका पूरा टीटीपी का लीडरशिप जो है काबुल में जाकर के या अफगानिस्तान में जाकर के बैठा हुआ है, उनकी शरण में बैठा हुआ है, उन्हीं की तो उपज है तालिबान। राइट। तो अब पाकिस्तान हमले कर रहा है, बदले में वो लोग हमले कर रहे हैं। ऑलरेडी आप देखिए पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, जबरन लोगों को ट्रकों में भर भर के उनका जो है उनकी नुमाइश की गई, उनका मजाक बना गया, वापस भेज दिया गया उनको अफगानिस्तान। इससे जो है दोनों देशों के रिलेशंस खराब हो गए। चाइनीज ने कोशिश की कि थोड़ी बहुत सुलह हो जाए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए थे इसी साल अप्रैल या मई में तालिबान से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद बीच में कुछ महीनों की शांति आई, लेकिन फिर से शुरू हो गया है। अब ये बमबारी कर रहे हैं, हथियार चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा ही होगा? हिंदुस्तान ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर तो लड़ ही नहीं सकता है। हमने देख लिया है कश्मीर में जो शांति अभी आई है, सिंदूर भी हुआ है उसके बावजूद, आप वो नहीं चाहेंगे कि वापस जो है वो टीटीपी वाले या अफगान तालिबान वाले फिर से जैसे 90s में होता था, राइट। पूरे लोग आकर के उस वैली में भर जाए। तो फिर भक्तजन चाहे कुछ भी कह ले, राइट। सरकार इस मामले में बिल्कुल सही है, उसको एंगेज करना ही था। वो अफोर्ड नहीं कर सकता है इंडिया जैसा देश। तो आपको लगता है कि ये अब जो कश्मीर हो। खास तौर के ऊपर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये हमें सब समा नहीं होगा कि डिटेल्स में मैं जाके बात कर सकूं कि कैसे अफ़गानिस्तान से ट्रेन होके पाकिस्तान के ज़रिए ये लोग कश्मीर में आते थे, तो ये जो अब हाथ जोड़े जा रहे हैं, साथ में मिलाए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब कश्मीर के अंदर जो वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस था वो कम होगा, और ख़ास तौर के ऊपर जो साउथ एशिया में हमने टेररिज्म देखी, साउथ ईस्ट एशिया में, उसको कुछ झटका लगेगा? हरप्रीत जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी साइड से कश्मीर पर इंटरफेरेंस तो चलता रहेगा। आप देखिए आसिम मुनीर साहब ने ये सिंदूर वाला जो पहलगाम वाला जो दहशतगर्दी मामला हुआ, उससे पहले तब के जनरल, आज के फील्ड मार्शल पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा था, और उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे, कश्मीर इज आवर जुगुलर वेन, वी विल नेवर गिव अप कश्मीर। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कश्मीर पर तो अभी भी वो लगा हुआ है, उसी तरह से वो उसको छोड़ने वाला है नहीं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमिर खान मुत्तकी साहब ने आते ही क्या बोल दिया है कि हिंदुस्तान की जो खुद मुख्तारी है कश्मीर पर, जो असर्शन ऑफ सॉवरेनिटी है इंडिया का, उसको तालिबान सपोर्ट करता है। इसी बात से जो है अब पाकिस्तान नाराज है। इस्लामाबाद में खलबली मच गई है कि वहां के तालिबान रजीम के जो उनके सफीर हैं, वो जाकर के बोल रहे हैं कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कश्मीर पर आपकी सॉवरेनिटी। तो ये तो एक उनकी तरफ से एक आप कह सकते हैं कि एक कू है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कोशिशें नहीं करेगा। हिंदुस्तान के लिए एक फायदेमंद चीज है हरप्रीत जी यहाँ पे, क्योंकि आप जो मैं यूट्यूबर्स का देखता हूँ, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स अभी भी जाते हैं, तालिबान के जो है लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे से जो है सलूक करते हैं। वो इसलिए है, और एक बड़ा मेजर एडवांटेज है हरप्रीत जी, दो ऐसे एडवांटेजेस। एक ये कि इंडिया के लिए अफगान जनता के दिल में बहुत प्यार है, मोहब्बत है, हमदर्दी है कई मायने, क्योंकि ये बॉलीवुड फिल्म्स को देख करके बड़े हुए हैं। इनका बड़ा एक क्रेज रहा है एक दौर में, 70s 80s में खास करके इंडिया के तरफ, क्योंकि इंडिया एक आइलैंड काइंड ऑफ था जिसमें एक डेमोक्रेसी चली और अभी तक जमहूरियत कायम है। तो एक बहुत अच्छा फेलो फीलिंग है टुवर्ड्स इंडियंस, मैंने देखा है। वो मैंने अफगानों से जब मेरी बात होती है, यहाँ पे भी जो रेफ्यूजीज बन के आए हैं, मेरी जिन लोगों के साथ बातें हुई हैं, वो बहुत अच्छे से इंडिया के बारे में बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो नहीं पसंद करते, लेकिन बाय एंड लार्ज ओपिनियन इंडिया की तरफ बहुत बढ़िया है, जो कि पाकिस्तान के लिए नहीं है। आप देखिए जिस तरह से अफगान टीम पाकिस्तान को हराने के बाद सेलिब्रेट करती है, और इंडिया का जो है इंडियन प्लेयर जाकर के उनके साथ मिलते हैं, जो है यूसुफ पठान और ये जैसे इरफान पठान जैसे लोग उनके साथ जाकर के फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स जश्न मनाते हैं, और पाकिस्तानी सोशल मीडिया जो है उसमें आग लग जाती है जब भी ऐसा होता है।
एक वो एडवांटेज है। दूसरा ये, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये कि ये जो दारुल उलूम देवबंद गए थे आमिर खान मुत्तकी साहब, वो उनके लिए आप कह सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल मरकज है तालिबान के लिए, क्योंकि वही देवबंदी इस विचारधारा से ये लोग प्रेरित हैं। इंस्पायर हुए हैं जी, बिल्कुल। तो ये देवबंदी जो है सेमिनरी इंडिया बेस्ड है, और यहाँ आकर के और उनको देखने के लिए कितना क्रेज था हमने वीडियोस में देखा है। तो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, थियोलॉजिकल लेवल पे एंगेजमेंट आप देखते हैं देवबंद, क्योंकि हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के साथ वैसे एक एंगेजमेंट है। दूसरा, इंडिया का जो सॉफ्ट कल्चर है वो अफगानों में बहुत ज्यादा फैला हुआ है अभी आज तक। तो ये दो एडवांटेजेस अफगानिस्तान और इंडियन रिलेशनशिप में है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशनशिप में नहीं है। पाकिस्तानियों के साथ वो जो है, उनको लगता है कि पाकिस्तानियों ने दगा किया उनके साथ, उनके देश को बर्बाद किया। वो तालिबान के लोग हो चाहे नॉन तालिबान हो, हर एक को पाकिस्तान के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि इंडिया के केस में नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ मेजर एडवांटेज। राइट, ओके। इसका असर टेररिज्म में होगा, वी डोंट नो दैट, लेकिन राइट, बट अगेन ये जो आपने बात की, अगेन इसके साथ ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अभी भी बहुत सारे लोग तालिबान को एसोसिएट करते हैं एक्सट्रीमिज्म के साथ, टेररिज्म के साथ, और जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है तालिबान का वो हम सब जानते हैं। जब इन्होंने टेक ओवर किया, उससे पहले भी आपको मालूम है कि जितने भी बाकी धर्मों की साइट्स थी अफ़गानिस्तान में, उनको तबाह कर दिया गया, और बुद्ध स्टैचूज़ को नष्ट कर दिया गया, और भी जो मिनॉरिटीज़ थी उनको दबाया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यस, ये भारत के लिए फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट जो आप बात कर रहे हैं, टेररिज्म पर्सपेक्टिव से हमारे लिए, शायद भारतीयों के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। अभी अगेन ओनली टाइम विल टेल। बट व्हाट अबाउट के जो हमारा स्टैंड था, हम इस एंगेजमेंट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं फ्रॉम अ मॉरल और डेमोक्रेटिक स्टैंड पॉइंट? हरप्रीत जी, देखिए, इसमें मेरे ख्याल से वो एक डायलेमा तो होता है जब आप बहुत एथिकली इस चीज को देखते हैं, लेकिन एक रियल पॉलिटिक नाम की चीज भी होती है कि वो जब देश एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप बनाते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा निजाम है। अल्टीमेटली अगर आप, क्योंकि ये इंडिया का नेबरहुड है, साउथ एशिया में अफगानिस्तान भी आता है, और अफगानिस्तान ऐसे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा हुआ है कि उसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। अब जो भी सरकार आएगी उसको अफगान सरकार के साथ डील करना ही होगा। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। इंडिया सोवियत इन्वेजन से पहले भी इन्वॉल्व था, उसके बाद भी रहा इन्वॉल्व, अभी भी उसको इन्वॉल्व होना होगा, क्योंकि उसने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाया हुआ है। और दूसरी बात यह है हरप्रीत जी कि एक खौफ तालिबान साइड को भी है। तालिबान ने जैसे जो आपने कहा है, ये सब कुछ उन लोगों ने किया है, लेकिन 2001 के बाद जब ये मुल्ला मोहम्मद उमर ने वो गलती कर दी, उनको लगता है आज के लीडरशिप को तालिबान के, कि मुल्ला उमर ने ये गलती कर दी कि ओसामा बिन लादेन को जो है अपने पास रखा और उनकी ताईद में खड़े हो गए, जिससे पूरा अमेरिका उनके खिलाफ हो गया और बर्खास्त हो गई निजाम। तो वो नहीं चाहेंगे कि वैसा एक रेपिटेशन हो, तो इसीलिए बिल्कुल उनके कुछ हुदूद हैं, जो उनका जो एक फलसफा है, उसके तहत देयर आर सर्टेन लाइंस दैट दे कैन नॉट क्रॉस। वो थ्रेशोल्ड्स हैं, उससे आगे वो जा नहीं सकते। वो औरतों को इक्वालिटी दे नहीं सकते, वो मजबूर है, उनका कुछ कर नहीं सकते आप, बिकॉज उनको लगता है डॉक्ट्रिन्स में ऐसा लिखा हुआ है, जो उनका इंटरप्रिटेशन है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं एक्सटर्नली। लेकिन हाँ, ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशंस में अगर आपको रहना है तो कुछ चीजों पे आपको अमल करना ही होगा। वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान एनफोर्स करने की कोशिश कर सकता है। कल्चरल एंगेजमेंट के जरिए हरप्रीत जी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अल्टीमेटली आप देखिए कि कौन सा इंडिया आप दिखाना चाहते हैं। वो इंडिया जो अपने माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक ना करे, वो इंडिया जो कल्चर वॉरियर्स पैदा करे, एक धर्म को तरजीह दे, बाकियों को जो है नकार दे, वैसा इंडिया दिखाना चाहते हैं। वैसे इंडिया से कोई नहीं इंस्पायर्ड है, कोई उससे सीख नहीं लेना चाहता है। लेकिन जो पुराना इंडिया था, जो देख करके ये लोग पले बढ़े, जो आज का तालिबान का लीडरशिप है, जो अफगान लोग हैं, जिस वजह से इंडिया का अच्छा इमेज है, वो इंडिया अगर आप दिखाने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। आई थिंक इस गवर्नमेंट के पास, भारत सरकार के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस इंडिया को दिखाने का और एंगेज करने का। वही करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो एक मॉरल, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे ख्याल से वो नहीं होगा, क्योंकि फिर आप अपने ऑडियंसेस को, भारत के लोग ये जरूर समझा सकते हैं, देखिए हम एंगेज कर रहे हैं इन अ लिमिटेड वे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो अच्छी चीजें हैं वो अफगानों में आए। आई थिंक
विद दैट आर्गुमेंट आई डोंट थिंक किसी को कोई मतलब आपत्ति हो। But what if this outreach fails? इसका डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली क्या नुकसान हो सकता है? बहुत कुछ नुकसान हो सकता है अगर ये फेल हो जाता है। एक तो ये कि सरकार को सीरियसली नहीं लेगी बाकी सरकारें, भारत सरकार को ये फिर से जो है इंडिया को वल्नरेबल कर सकता है और जो है मोदी साहब की शाख को और दाग लगेगा। बिल्कुल अगर ओके। फेल हो और उसके क्योंकि साथ ही क्या आप ये भी समझते हैं कि एक नई बिगिनिंग है, एक न्यू रीअलाइनमेंट की साउथ एशिया में, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, ईरान ये सब इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए ईरान तो अभी भी बड़ा डिस्टेंट प्लेयर है वहां पे। ईरान जरूर चाहेगा क्योंकि हिंदुस्तान का एक प्रेजेंस तो है चाबहार पोर्ट के जरिए, जो ट्रम्प चाहते हैं कि ना हो। वो सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे थे। तो ईरान तो अभी चलिए थोड़ा सा दूर है, लेकिन भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी जरूर है। क्योंकि मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बोल रहा हूं कि भारत के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक तो ये कि अफगानिस्तान is going to be the playground, जैसे it has always been the playground of European powers, जो 19th 20th सेंचुरी में हमने देखा। अब यहाँ पे क्या हो गया है, अमेरिका एक प्लेयर बनना चाहता है, रूस फिजिकली ज्यादा क्लोज है लेकिन अभी वो कर नहीं सकता है। चाइनीज बड़े प्लेयर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वो इन्वॉल्व हैं, वो सड़क भी बना रहे हैं। और भारत नहीं चाहेगा कि चाइना का वहां पे जो है वर्चस्व इस तरह से फैल जाए, वो चाहेगा अपना पांव जमाना। जी। अब ईरान से चाबहार पोर्ट के जरिए भारत सेंट्रल एशिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है। वहीं से दरअसल वो अपना रूट चलाता है, उसके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं कुछ हद तक उसी रूट से जाते हैं टू रशिया एंड टू सेंट्रल एशिया। भारत वो एक कॉरिडोर बनाया हुआ है। अफगानिस्तान के जरिए ये काम और भी अच्छे से किया जा सकता है अगर एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा, क्योंकि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट तो किया है ना, उसका फायदा हिंदुस्तान को होना चाहिए। तो ये ईरान अभी भी बहुत दूर है, ईरान के अपने मसाइल हैं, साउथ एशिया का वो प्लेयर नहीं है। अगर वो बनने की कोशिश भी करेगा तो फिर उसको दो पावर्स के साथ मीडिएट करना होगा, या तो वो पाकिस्तान के जरिए करेगा, नहीं तो वो रूस के जरिए या चीन के जरिए उसको करना पड़ेगा। अभी उनके साथ, इन दोनों देशों के साथ उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। थ्रू चाबहार भारत कोशिश कर सकता है या ईरान को दिखा सकता है कि आप भी एक प्लेयर हो सकते हैं। राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी एक सिविल वॉर अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि वहां पे उनका वो खत्म नहीं हुआ है। तो भारत किस तरह से अफगानिस्तान के फ्यूचर में इन्वॉल्व होना चाहता है, क्या, क्योंकि उसके लिए भी एक चैलेंज है हरप्रीत जी। अभी तो क्योंकि फ्यूचर की बात हम इतना पुख्तगी के साथ कह नहीं सकते। अगर कल को तालिबान कमजोर हो गई और अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं वो अभी भी जिंदा है वहां पर, ये लोग अगर कभी वापस आ गए तो हिंदुस्तान का रवैया, उनके तरफ क्या रोल होगा, इंडिया का मतलब एटीट्यूड क्या होगा उनका इंडिया की तरफ, वो देखना लाजमी होगा। इसीलिए ये कैलिब्रेटेड एंगेजमेंट मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि यू जस्ट नीड टू गो अलोन एंड सी हाउ दिस होल रिलेशनशिप अनफोल्ड्स। राइट। और थोड़ी सी बात कर लें जी, अमेरिका के साथ इस समय भारत के रिलेशंस टेंस हैं और अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस का स्टैंड टुवर्ड्स तालिबान कॉशियस अप्रोच है। भारत की तरफ से ये जो पहलकदमी की जा रही है, इसके साथ अमेरिका इंडिया रिलेशंस को और दाग तो नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है हरप्रीत जी कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान एक, उसके साथ ना तो अच्छा रिलेशनशिप है किसी का, ना ही खराब रिलेशनशिप है। क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुआहदा किया था ना तालिबान के साथ कतर में, जाते जाते अल्टीमेटली ब्लेम पड़ गया जो बाइडेन पर, लेकिन वो डील तो कर ही गए थे डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले प्रेसिडेंसी में। तो अफगानिस्तान को एज अ ट्रबल्ड हॉटस्पॉट देखा जाता है। अगर इंडिया जाकर के वहां थोड़ी सी स्टेबिलिटी ला सकता है कुछ मायनों में, तो फिर ये अमेरिका, मुझे नहीं लगता है उसको कोई इस बात से गुरेज होगा, बल्कि वो तो खुद चाहता है कि बडगाम में और धीरे धीरे बाकी अफगानिस्तान में भी वो अपना प्रेजेंस बनाए। अब वो हो नहीं सकता। अमेरिका उम्मीद करेगा भारत एक प्लेयर हो सकता है अगर वो चाहे तो, और ये एक इंडिया दिखा भी सकता है कि देखिए वी कुड हेल्प यू स्टेबलाइज अफगानिस्तान। मुझे मालूम नहीं क्या इंडिया वो करना चाहेगा, क्योंकि उसके खतरे अलग है। क्योंकि आप अमेरिकन लैकीज के तौर पे अगर आप प्रूव हो गए तो फिर आपका खुद का भी फॉरेन पॉलिसी बड़ा दावाडोल हो सकता है, डोमेस्टिक पॉलिसी भी। लेकिन हरप्रीत जी, इसमें कोई दो राय नहीं,
कि अमेरिका बहुत गौर से देख रहा है कि ये रिलेशनशिप हिंदुस्तान के साथ कहाँ तक जाता है, जी। क्योंकि नेक्स्ट फेज में अमेरिका खुद शायद डायरेक्टली चाहेगा अफगानिस्तान में अपना लिमिटेड प्रेजेंस बनाना। अब किस हद तक वो नेगोशिएट कर पाएगा, अमेरिका के लिए तो कोई कभी भी ऐसी कोई मॉरल डायलेमा कभी होता ही नहीं है ऑफ कि कोर्स। उन लोगों ने हमेशा डिक्टेटोरियल और अथॉरिटेरियन रेजिम्स के साथ ही डील किया है, राइट। बल्कि जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थे उनको उखाड़ के आपने डिक्टेटर्स को बिठा दिया। तो राइट। आपको तो कभी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। और प्रॉब्लम भारत फाइनली जैसे देश को नहीं है। मनी जी, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया में ये जो मूव है ये क्रिएट कर सकता है फॉल्ट लाइंस या कोई और अलायंसेस, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो भी चाहेगा और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना उस इलाके में। सिमिलरली चाइना वहाँ पे बैठा हुआ है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, डट के खड़ा हुआ है। तो आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कोई और फॉल्ट लाइंस होंगी या अलायंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए हरप्रीत जी, देखिए जैसे कि ये इशू स्पेसिफिक अलाइनमेंट्स है, तो फिर इसमें फॉल्ट लाइंस का खतरा चलिए थोड़ा बहुत रहता है हमेशा, क्योंकि एंटी इंडिया ग्रुप्स को हो सकता है उनको थोड़ा सा और असला मिल जाए इंडिया के खिलाफ कदम उठाने का, कि भाई देखिए आपने जाकर के ये कर दिया, हमारा जो एक बेस खराब कर दिया। लेकिन काउंटर टेररिज्म पे ही भारत बात करेगा जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि वो चाहता है अल्टीमेटली उसको पाकिस्तान को ऑफसेट करना है। जी। अब इंडिया, ईरान, सेंट्रल एशिया, जैसे मैंने कहा, चाबहार के जरिए होता है। अगर अफगानिस्तान में भी इसमें जुड़ जाता है तो फिर एक अच्छा एक नेटवर्क वो बनने की कगार पे वो आ जाएगा। चाइनीज नहीं बैठे रहेंगे चुपचाप, ये भी मुझे मालूम है। क्या चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए अफगानिस्तान में भी जाकर के वो तालिबान रजीम के साथ इन्वॉल्व होगा? नेक्स्ट मूव एक्चुअली हरप्रीत जी चाइनीज क्या करते हैं उसके तरफ देखना होगा। Absolutely, उसी से हमें समझ absolutely, में आ जाएगा absolutely. कि एक्सिस किस तरह से बन रहा है। Right. And finally, जी, would you say that this is a master stroke by India at this time? इस समय क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो बुला लिया अफगानिस्तान के फॉरेन मंत्री को भारत में और उनकी खातिरदारी की जा रही है, और keeping the circumstances mind, would you declare this as a master stroke? I wouldn't. I think we are too late in doing this. We should have done this a lot earlier. मास्टर स्ट्रोक तो तब होगा ना कि आपने कुछ पॉजिटिव उसमें कुछ सब्सटैंशियल निकाल लिया है इससे। अभी तो आप पहले ही बॉल में जो है आप गुगली आपको मिल गया, क्योंकि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इससे भारत सरकार की शाख पे दाग लगा, मोदी साहब की शाख पे दाग लगा। वो प्रेशर बना तो जाकर के इनसे वो दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया। आप देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में और डिप्लोमेसी में इस तरह का मास्टर स्ट्रोक नहीं इस्तेमाल होता है एज अ लफ्ज, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल होता है। कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी प्रोग्रेस होता है, इंक्रीमेंटल होता है। तालिबान के साथ अब बात हो रही है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। बट डू आई कॉल इट अ मास्टर स्ट्रोक? आई डोंट। But a direction in the right step? हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं। आपको ये कैलिब्रेट करना ही होगा इस रिलेशनशिप को। आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप आइसोलेट हो गए हैं। अब इतना कुछ होने के बाद फिर आपको ये रियलाइजेशन आया है, क्योंकि अभी तक आप विश्व गुरु वाले इमेज के साथ खेल रहे थे। जी। आप अपने ही प्रोपेगेंडा पे यकीन करने लगे कि भाई भारत का डंका बज रहा है, जबकि एक्चुअल में लड़ाई वाली सिचुएशन हुई तो फिर कोई नहीं आया मदद करने के लिए, जी। उल्टा आपका मजाक उड़ा है। तो आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट इट हैज कम अ लिटिल लेट। परहैप्स भारत को थोड़ा पहले ही इस पे काम करना चाहिए था, क्योंकि वो जिस तरह से अलग थलग पड़ गया पूरे साउथ एशिया में। आप देखिए जी। कौन है भारत का फ्रेंड, और भारत ने खुद, हरप्रीत जी, ये भी एक अहम बात है, जब ये मंत्रियों का डेलीगेशन भेजा था और ऑपोजिशन के एमपीज का मिला करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे देशों में भेजा ना, बड़े बड़े मंत्रियों को मिला करके एक भारत का पक्ष रखने के लिए। साउथ एशिया का कौन सा देश है जिसमें भारत ने अपना डेलीगेशन भेजा? क्या नेपाल भेजा, बांग्लादेश भेजा, No. भूटान भेजा? क्या श्रीलंका में किसी को भेजा? किसी को नहीं भेजा। तो Right. भारत अपना पूरा सार्क जो है खत्म करके बैठा हुआ है खुद। सार्क, साउथ Yeah. एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। That's right. भारत ने इतना क्वाड में अपना इन्वेस्ट कर दिया कि सार्क को आपने भुला दिया। अब जब हर तरफ से आपको नाउम्मीदी हासिल हुई है, तब जाकर के अब दोबारा से आप नेबरहुड में आए हैं। तो मैं नहीं कहूंगा हरप्रीत जी ये कोई मास्टर स्ट्रोक की निशानी है। हाँ, it's a step in the right direction, but I think it has come a little too late. India Right. should have invested on this relationship for a very long time. मनी मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पे ऊपर बात करने के लिए। एंड तो यही है कि जी ये समा ही बताएगा कि ये दोस्ती कब तक निभती और क्या कुछ होता है। लेकिन डेफिनेटली इस समय, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम
अपने आसपास को तो भूल गए, बाहरले मुल्कों में जहाँ भी भेजा और जहाँ पे भी पाकिस्तान के लोग गए वो कामयाब हो गए उनको अपनी तरफ खींचने में, और भारत नाकाम रहा। लेकिन अब ये अफ़गानिस्तान के साथ जो एक नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और एक कहावत अंग्रेज़ी की, पॉलिटिक्स मेक स्ट्रेंज बेड फेलोज़। सो ये यकीनन तौर के ऊपर सच साबित होता है कि कभी भी ऐसी बात मुंह से ना निकाली जाए जो कि आपस बाद में आपके ऊपर ही वो पड़ जाए। ये शायद इस समय हम देखते हैं कि जो भारत में सिचुएशन बनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से जो रेडिकलाइजेशन की बातें चलती थी, जो तालिबान के अगेंस्ट बातें होती थी, अब वही उनको खड़े होके उन्हीं के साथ हाथ मिला के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। बहरहाल भारत के हित में ये चीज़ अगर हो जाए कि जो अतवाद का जो एक सिस्टम चल रहा था वो अगर ख़त्म हो जाए तो भारत की ये बहुत बड़ी जीत होगी, और यही आस करते हैं कि सिचुएशन वहाँ पे ठीक हो और सब जो है वहाँ पे तरक्की कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी। सो इस ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਮਨੀ ਮੋਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁੱਤਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਅਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ harpreetsingh@gmail.com ਫॉर एनी काइंड ऑफ फीडबैक, या कोई सवाल पूछना होए ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ किसी टॉपिक बारे गलबात करनी होए ज़रूर संपर्क करना। लेना आ गया। हैव अ वंडरफुल डे।